सबसे बड़ी समस्या बच्चे के साथ क्या होती है? क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बालक के साथ ये होती है कि वो क्वेश्चन को देख के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाने से पहले ये जज नहीं कर पाता कि मुझे आई इफेक्ट से आंसर देना है या एच इफेक्ट से आंसर देना है या एम इफेक्ट लगा के आंसर देना है। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक सवाल अब हम ले रहे हैं अगला, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट से, उनके मूवमेंट से जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जो इफेक्ट्स बनते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत ज्यादा मैं इस थ्योरी के बारे में नहीं बताऊंगा। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 4 तरह के होते हैं, जिनमें से एक होता है आई इफेक्ट, दूसरा होता है कोई भी ले सकते हो आप, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से है, एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से है। तीसरे नंबर पे हम ले लेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और चौथे नंबर पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई इफेक्ट डिवाइडेड इन 2 पार्ट, पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एच भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नेगेटिव एच कहते हैं। एम भी 2 तरह का होता है, एम को आप आर इफेक्ट भी कह सकते हैं, ये भी प्लस एम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोला जा सकता है। इन तीनों इफेक्ट्स में अगर डोमिनेंसी का ऑर्डर देखें तो डोमिनेटिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो डोमिनेशन होता है, इफेक्ट होता है, वो एम का होता है, उससे कम एच का और आई का बहुत कम या सबसे कम इफेक्ट होता है। ये सारी बातें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको ये सब पता है। मैं आपको एप्लीकेशंस पे लेके आ रहा हूं। 2 सवाल बताऊंगा इसमें से। एक तो बताऊंगा मैं स्टेबिलिटी पर और एक बताऊंगा मैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर। पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी पर। देखो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करें तो यहां मैं 3 तरह के इंटरमीडिएट आपके सामने ला रहा हूं। एक है कार्बो कैटायन, एक है कार्ब एनायन, एक है फ्री रेडिकल। इफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आई इफेक्ट हो, चाहे एम इफेक्ट हो, चाहे एच इफेक्ट हो, आप इन तीनों स्टेबल इफेक्ट में एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। हमेशा आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पॉजिटिव इफेक्ट के प्रोपोर्शनल करना है और नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे, अगर आई इफेक्ट है तो पॉजिटिव आई ग्रुप्स होंगे, एम इफेक्ट है तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप होंगे और एच इफेक्ट है तो प्लस एच ग्रुप होंगे। जितने ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मेरे बच्चों, और नेगेटिव ग्रुप से कैटायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। कार्बोकैटायन एक ट्राई वैलेंटिक स्पीशीज होती है, जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाली स्पीशीज की तरह काम करती है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इस पे 120 डिग्री का एंगल बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है। छोटी छोटी बातें। अब मैं बात करता हूं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की। जितना ज्यादा नेगेटिव ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप लगा होगा उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा। कार्ब एनायन भी ट्राइवेलेंटिक होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 8 होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होता है लेकिन ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट इसने किसी के इलेक्ट्रॉन खींच के बनाया है, ये छीन के लाया है किसी के इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल नहीं है। वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर हम स्टेबल मानते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं। ये एक एनायन है, ये चोरी करके लाया है किसी के इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको स्टेबल नहीं माना जाएगा, ये भी अनस्टेबल स्पीशीज है। इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका शेप जो है बिल्कुल आपको अमोनिया जैसा नजर आएगा, क्योंकि अमोनिया में भी N पे 3 H और एक लोन पेयर होता है, इसमें भी 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद भी इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं होता, बल्कि उससे लगभग 2-2.5 डिग्री कम होता है, 2.5 डिग्री कम होता है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये वेस्पर्ड थ्योरी में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ कार्बन पर 3 बॉन्ड तो आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक बॉन्ड की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये अपने आप को किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करता है और किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हाई है, इसलिए ये भी अनस्टेबल कैटेगरी में आएगा। फ्री रेडिकल में भी कार्बन पर इसी तरह से 3 वैलेंसी होती है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऊपर। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी नेचर बिल्कुल इसकी जैसी होती है, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। इसलिए जनरली देखा गया है कि फ्री रेडिकल के जो ऑर्डर हैं वो कार्बोकैटायन के ऑर्डर से मेल खाते हैं, मैच करते हैं। यहाँ इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट था वैसे ही काम करता है। तो ये सारी चीजें नहीं बतानी थी मुझे, तो आपको क्वेश्चन बताना था, लेकिन क्वेश्चन के साथ मुझे कॉन्सेप्ट बताना था। ये मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बताऊंगा। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चे के साथ क्या होती है? क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बालक के साथ ये होती है कि वो क्वेश्चन को देख के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाने से पहले ये जज नहीं कर पाता कि मुझे आई इफेक्ट से आंसर देना है या एच इफेक्ट से आंसर देना है या एम इफेक्ट लगा के आंसर देना है। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। देखो बच्चों, आई इफेक्ट सब में लगता है, चाहे सिस्टम कैसा भी हो, चाहे सिस्टम क्लोज हो यानी कि कंपाउंड साइक्लिक हो, और चाहे वो ओपन हो, चाहे वो कॉन्जुगेट हो, चाहे वो नॉन कॉन्जुगेट हो यानी कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो चाहे ना हो, और इसके अलावा चाहे वो एरोमेटिक हो और चाहे वो नॉन एरोमेटिक हो, हर तरह की स्ट्रक्चर में आई इफेक्ट लगता है। ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इफेक्ट होता है और इसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी पे पड़ता है, कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे पड़ता है, सब चीजों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको स्टेबल इफेक्ट मानते हैं। सब पे लगेगा ही, लेकिन ध्यान रखें एच इफेक्ट तभी लगेगा, एच इफेक्ट तभी लगेगा जब sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर कम से कम एक H मौजूद हो, यानी अल्फा H मौजूद हो। sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर एटलीस्ट 1 H तो होनी ही चाहिए, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। और ध्यान रखें ये कार्बन जिस पे ये H है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं बेटा, sp2 कार्बन की रेस्पेक्ट में जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो sp3 अगर है और उस पे एक भी H मौजूद है तो वो अल्फा H होगी, और जिनमें ये होगी उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब ये sp2 कार्बन ढूंढो कहां कहां मिलता है। ये sp2 कार्बन कार्बोकैटायन में मिल सकता है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये sp2 कार्बन एक फ्री रेडिकल में मिल सकता है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये sp2 कार्बन एक एल्कीन वाले कार्बन पर जिस पे डबल बॉन्ड लगा होता है उसमें मिल सकता है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ये sp2 कार्बन एक बेंजीन की रिंग पर मिल सकता है। अगर बेंजीन की रिंग पर कोई कार्बन, देखो गौर से, बेंजीन की रिंग पर कोई कार्बन लगा हुआ है ये इस तरह से, तो ये भी sp2 कार्बन है और ये अल्फा H हो गई, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन समझिए, आई सब में लगता है, आई इफेक्ट सब में लगता है, इन ऑल टाइप ऑफ सिस्टम सब में लगता है। कुछ भी हो, कैसी भी डिजाइन हो, कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सब में आई इफेक्ट लग सकता है।
H इफेक्ट sp2 कार्बन की रेस्पेक्ट में जैसे ही अल्फा H दिखे समझ जाना H लगेगा, H लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। अब आइए रेजोनेंस। R या M ये तब ही लगता है जब कॉन्जुगेशन होता है। व्हाट? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अगर किसी एटम में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कोई दूसरा एटम, एक एटम से दूसरा एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है और तीसरा एटम भी डबल बॉन्ड से किसी चौथे से जुड़ा है, यानी कि डबल से डबल ऑल्टरनेट ऑर्डर में बना हुआ है, दिस इज कॉन्जुगेशन। अगर डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट ऑर्डर पे पॉजिटिव है, दिस इज कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट ऑर्डर पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज है, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड के कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड लगा हुआ है लेकिन तीसरे एटम पे लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेशन है। यानी इस डबल बॉन्ड की वजह से ये भी कॉन्जुगेट हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तीसरे एटम पे एक वैकेंसी आ गई, एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, तो ये भी कॉन्जुगेशन है। इसे वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मान लीजिए ऊपर कर रहा हूं, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, अगर दो एटम इस तरह से जुड़े हैं और ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, तो ये पाई और ये पाई ये कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेशन है। अगर ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है। इस पाई का इस पाई के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मुझे ऑल्टरनेट चाहिए थे। गौर से देखो, यहां भी मैंने पाई का पाई के साथ नहीं बल्कि इस डबल बॉन्ड के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन बताया है। ध्यान रखें, कोई भी एटम अगर कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है, क्योंकि sp2 ही होने पर वो प्लेनर बनता है और प्लेनर एटम्स ही कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जहां जहां कॉन्जुगेशन है वो सब सारे के सारे sp2 एटम हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि बताओ इस एटम पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अरे भैया डबल सिंगल पेयर सिंगल डबल सिंगल पेयर, सारे के सारे एटम कॉन्जुगेट। आप किसी पे भी पूछ लो, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। किसी पे भी पूछ लो, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां वैलेंसी के लिए H लगा लीजिए, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप रोक नहीं सकते। अगर कोई एटम कॉन्जुगेट है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कहने का मतलब जहां भी ये सिस्टम दिखे समझ जाना रेजोनेंस लगेगा, एम इफेक्ट लगेगा। तो सर कहीं एम लग रहा है तो फिर वहां आई नहीं लगेगा? लगेगा। जहां एम लग रहा है वहां भी आई लगेगा, जहां एच लग रहा है वहां भी आई लगेगा। आई सब जगह लगेगा, आई तो सब जगह लगेगा। बस फर्क इतना सा है कि आई और एम दोनों लग रहे हैं तो डोमिनेंसी में एम को मानना है, यानी कि इफेक्टिव वहां एम होगा। आंसर आई और एम से अगर सेम आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज जो एम इफेक्ट से आंसर आएगा वही वैलिड और सही आंसर माना जाएगा। यानी कि आ जाओ बेटा, समझाता हूं। दोनों कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं, बच्चा भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। ढंग से देखिए, यहां ये OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप -I का काम कर रहा है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O, और यहां यही OCH3 ग्रुप +M का काम कर रहा है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन O, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज में हो गया कॉन्जुगेशन, प्लस सिंगल पेयर सिंगल प्लस सिंगल पेयर ऑल्टरनेट ऑर्डर में पॉजिटिव और पेयर एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए कॉन्जुगेशन है। और मैंने अभी भी बताया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पॉजिटिव ग्रुप से बढ़ती है, और उसमें भी कौन सा पॉजिटिव भैया देखो तो सही, ये भी +M ग्रुप है, हाई लेवल पे स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो सर यहां आई नहीं लगेगा? लगा ना आई, कौन मना कर रहा है? लगा आई, लगा। आई के हिसाब से ये -I ग्रुप है, -I ग्रुप है तो ये खींचेगा।
माइनस आई है तो ये तो खींचेगा और ये तो देखो खींचेगा। आई इफेक्ट में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, ये खींच रहा है। और एम इफेक्ट में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं, ये दे रहा है। ये एम है, ये आई है। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? जीतेगा भी जीतेगा एम इफेक्ट जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा एम इफेक्ट जीतेगा, बिकॉज एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट इफेक्ट देन आई। इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। और एक भिखारी को जितना दिया जाए उतना अच्छा है। भिखारी मतलब पॉजिटिव कार्बन, तो ये भिखारी है। इस भिखारी को जितना दोगे, ये देने वाला, ये लेने वाला, लेने वाले भूखे को देने वाला जितना देता जाएगा, उस भूखे की, उस भिखारी की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। यानी कि इसके ऊपर लगा हुआ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ओवरकम होने लगेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। मेरे बच्चों, एक और डिजाइन आपके सामने, यहां CH2+, यहां CH2 और यहां CH3, देखते रहें। अब की बार क्या लगाया मैंने? आई, सर आई, शाबाश। सर H, H क्योंकि अल्फा H भी है, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि यहां अल्फा H है, दो आई इफेक्ट भी है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, स्टेबल करेंगे इस चार्ज को, ये भी स्टेबल। लेकिन ये H और I मिलके भी इतने इफेक्टिव नहीं है जितना ये अकेला M है। M इज मोर एंड मोर एंड मोर डोमिनेंट ग्रुप। अब पूछा सवाल, जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सवाल पूछा, क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग according to their stability order. Answer is second is most stable, third is less stable, and first is least stable. Yes, because यहां गड़बड़ हो गई, माइनस आई आ गया और ये माइनस आई गड़बड़ा देगा इसके इफेक्ट को। ये है तो अल्फा H पॉजिटिव के बगल वाले, लेकिन ये इनर्ट रह जाएगी, इतनी एक्टिव नहीं रहेगी जितनी ये है। और ये तो हद ही मचा देगा भाई गॉड, क्योंकि प्लस एम ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे दे के हरा भरा कर देगा, स्टेबल कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाता चला जाएगा, स्टेबल करता चला जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगला देखो, मैं सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे बात कर रहा हूं। मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखते रहना, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 प्लस, अब बाबू CH3 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 प्लस और बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। बाबू बेंजीन की डब्बी पे CH2 प्लस और फिर से आगे आ जाओ, CH इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, इधर प्लस, फिर आ जाओ इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन प्लस, फिर आ जाओ ये लो एक और कैटायन और इस पे लगा दिया मैंने प्लस, और ये लो एक और कैटायन इस पे लगा दिया मैंने प्लस, और ये लो एक और कैटायन जिस पे मैंने फिर से लगा दिया प्लस। सारे बालक बोर्ड पर देखते रहे। सर इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लिया आपने? ताकि मैं आपको कंपैरेटिवली समझा सकूं।
इनमें से बहुत सारी चीजें और ऑर्डर पहले पूछे जा चुके हैं, बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। और ना मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास इतना टाइम है अभी, क्योंकि आपको मुझे क्वेश्चंस तैयार कराने हैं कि मैं फालतू की चीजों में टाइम वेस्टेज करूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि देखो ये पेपर देखो, ये नीट का पेपर, इसमें 2022 में ये आया, 2020 में ये आया, 2000, इतना आपके पास समय नहीं है बेटा। मैं तो फिर भी चलो बहुत टाइम कर लूंगा, लेकिन अब आपके पास समय बहुत कम है। आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। एक्स्ट्रा तो बहुत है आपके पास, अब घबराए नहीं, आपको बहुत कुछ लिखाया गया होगा जहां भी आप पढ़े होंगे, लेकिन अब जरूरत उस बहुत कुछ की नहीं, अब जरूरत केवल उस कुछ की है, या उस थोड़े मटेरियल की है जिसे हम कम समय में ज़्यादा जो है एफर्ट उससे मिल सके, ज़्यादा बेनिफिट हमें उससे मिल सके, और कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगा के हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन क्वेश्चन से पा सकें। हमें उन क्वेश्चंस की बात करनी है। गौर से देखो मेरे बच्चे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट लगाऊंगा मैं, अकॉर्डिंग टू आई एंड एच इफेक्ट। इसके बाद ये यहां से लेके आगे देखें, इसको देखो, फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां तक, यहां से लेके और यहां तक कंप्लीट, इन सब में मैं लगा रहा हूं एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। फिर इसके बाद इसमें कुछ अलग ही आ गया, नया कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाल फिलहाल क्वेश्चन को पूरा करते हैं, और लास्ट में ये जो दो बचे हैं, इनमें एक नई चीज देखने को मिलेगी जिसको नाम देते हैं फुल्ली इक्वलेंटिक इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस। मेरे बच्चों, सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? यही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इससे ज्यादा ये, 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 सबसे ज्यादा ये, आखिर क्या चक्कर है ये तो बताओ सर। सब आता है आपको, घबराना नहीं है, आपको सब आता है, चिंता मत करो, बस थोड़ा थोड़ा आपको जगाने की, थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाने की जरूरत है। मैं याद दिलाता हूं। देखो, यहां से यहां तक गौर से देखिए, इनमें कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, तो एम इफेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो एच या फिर आई। अब सब एच और आई दोनों लग रहे हैं, और हमको मालूम है कि माननी तो एच की पड़ेगी, तो फिर एच ही लगा डालो। इसमें अल्फा एच के नाम पर एक भी नहीं है, इसमें 3 अल्फा एच, अल्फा एच का मतलब पॉजिटिव कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 9 अल्फा एच। या आप गौर से देखो, अल्फा एच कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, इसमें अल्फा एच 0, इसमें अल्फा एच 3, इसमें अल्फा एच 6, इसमें अल्फा एच 9, 3 3 3 9, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। कोई प्रॉब्लम बाबू, कोई प्रॉब्लम? इधर आइए, रेजोनेंस आ गया, डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस मतलब स्टेबिलिटी। और यहां और भी ज्यादा है, बिकॉज दिस इज बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इधर आओ, अरे भैया दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो दोनों तरफ रेजोनेंस बढ़ेगा। और इधर आओ, ओ माय गॉड, 3 डब्बी, 3 रिंग, तो तीनों तरफ कॉन्जुगेशन, जबरदस्त स्टेबिलिटी। लेकिन ई का नाटक है, यहां 3 डब्बियां होने के बावजूद भी, 3 बेंजीन रिंग होने के बावजूद भी, सर ये कैसे हो गया? इसमें ऐसा क्या है? इसमें एरोमेटिसिटी है। व्हाट एरोमेटिसिटी? प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां खुद एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज
participates in not resonance एरोमेटिसिटी। बेटा सिंपल रेजोनेंस नहीं है, एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी। हकल का रूल आपने सुना होगा। हकल ने बताया था कि जब किसी साइकिल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो और नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो तो वो एरोमेटिक बन जाती। तो सर वो तो यहां भी तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग है यहां पे। ये रिंग एरोमेटिक है इस पॉजिटिव की वजह से नहीं है, ये रिंग खुद अपने आप में एरोमेटिक है। पॉजिटिव चार्ज का क्या लेना देना है इस रिंग से, ये नहीं होता तब भी ये रिंग एरोमेटिक रहती। यानी कि यहां एरोमेटिसिटी में पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है, जबकि यहां खुद पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको हटा दे, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होना बहुत जरूरी है, इस पॉजिटिव चार्ज की यहां बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इन सब में अभी तक सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। तो सर तीन तीन रिंग मिलके भी स्टेबल नहीं हुई। नहीं, आपने एग्जॉस्ट फैन देखा है? एग्जॉस्ट फैन अपने किचन में, वॉशरूम में, इनमें लगा रहता है। एग्जॉस्ट फैन की पंखुड़ी देखना, 1 मिनट में मैं दिखाता हूं आपको। एग्जॉस्ट फैन जानते हो आप? एग्जॉस्ट फैन की पंखुड़ियों को देखना, उसमें 3 ब्लेड होती हैं और तीनों तिरछी होती है। तिरछी ऐसे तिरछी होती है, टेढ़ी होती है। सेम टू सेम यहां तीनों बेंजीन रिंग भी होती है। तीनों बेंजीन रिंग थोड़ी थोड़ी तिरछी होती है, और तिरछी होने की वजह से कुछ हिस्सा इनका आउट ऑफ प्लेन रहता है, कुछ इन प्लेन रहता है, और रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि रेजोनेंस तो उन्हीं में सबसे ज्यादा होता है जिनके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होने की वजह से अनइफेक्टिव रह जाता है। रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो फिर इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या है जो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल कैटायन बन गया? दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। आओ जरा खुल के लेते हैं इसको इधर की तरफ। अब देखना इस स्ट्रक्चर को। आपको पता है 3 कार्बन की रिंग कम स्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल होती है, बल्कि मैं ये कहूंगा साइक्लिक में तो सबसे कम यही है। और इसीलिए ये चेन तुरंत खुल जाती है, चेन तुरंत ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने की वजह से इसके जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड है। वीक होने की वजह से ये बॉन्ड लूज इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, यानी कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड खुद, ओ माय गॉड, रेजोनेंस कर जाएगा। ओफो, प्लस सिंगल सिग्मा। लेकिन सर आपने तो कहा था कि रेजोनेंस प्लस का पाई के साथ होता है। नहीं, प्लस का पाई के साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई कोई चीज, पाई का मतलब यहां लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस का लूज इलेक्ट्रॉन के साथ होता है रेजोनेंस। और यहां लूज बॉन्ड मुझे इस बॉन्ड, लूज इलेक्ट्रॉन मुझे इस बॉन्ड में मिल गए हैं, तो मुझे तो लूज इलेक्ट्रॉन से मतलब भैया, चाहे वो सिग्मा के हों चाहे पाई के हों। भैया ओपन स्ट्रक्चर में सिग्मा इतना वीक कहां मिलेगा? यहां तो हद ही कर दी भैया, हद कर दी यहां तो वीकनेस की। इतना वीक हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है कि तुरंत रेजोनेंस कर जाएगा, तुरंत डिलोकेलाइज हो जाएगा। और भाई साहब डिलोकेलाइज हो गया। डिलोकेलाइज होने से ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये तो इधर आ गया और ये इधर चला गया। मतलब डबल बॉन्ड ये बन गया इधर से, फिर तो बॉन्ड ही गायब हो गया होगा। हो गया, गायब हो गया बेटा, घबरा क्यों रहा है? बॉन्ड ही गायब हो गया। हे भगवान, अब ऐसा ही इधर से करो। मैंने इधर से भी ऐसा ही किया, सेम टू सेम इधर से भी। अब बॉन्ड इधर चला गया, प्लस इधर आ गया। और देखो डिजाइन, कभी प्लस इधर जा रहा है, कभी प्लस इधर आ रहा है, कभी प्लस इधर जा रहा है, कभी प्लस इधर आ रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉल डांस कर रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुड़िया नाच रही हो। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, टीवी पे, फ्रिज पे लगा हुआ रहता है एक छोटा सा गुड्डा, एक छोटी सी गुड़िया जो यूं यूं डांस कर रही होती है, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं।
डांस करता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर रेजोनेंस को नाम दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। Sigma bond will participate in resonance, so this is called also sigma resonance. ये डांस कर रहा है इसलिए स्टेबल है? नहीं नहीं नहीं, ये रीजन अलग है, ये तो नाम है इसके, आप इसको डांसिंग और सिग्मा रेजोनेंस कह सकते हैं। रीजन देखो, इन तीनों को जोड़ा मैंने और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। ऊपर CH2 एक बॉन्ड, ये और ये बार बार आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं, इसलिए मैंने पार्शियल दिखाए। नीचे वाला बॉन्ड एक्यूरेसी में दिखा दिया पूरा का पूरा। यहाँ भी प्लस आया और यहाँ भी प्लस आया, यहाँ बीच बीच में बार बार डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ दिस कार्बोकैटायन। गौर से देखो, चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव की फॉर्म में ही बट रहा है। जो बांट रहा है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और जिन पे बट रहा है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इफ सेम चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम्स डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इससे बढ़िया रेजोनेंस इस दुनिया में होता ही नहीं है। ये फुल्ली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें गौर से देखो, तीन इक्विवेलेंटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कोई कहीं गड़बड़ नहीं। जितने जैसे एटम हैं उन पे वैसा ही चार्ज है। गड़बड़ तब मानी जाती है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो नॉन इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस होता है। दिस इज इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस। हाईली इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी में ये इन सब से आगे निकल गया और यहां तो हद ही हो जाएगी, क्योंकि तीन रिंग्स के साथ इक्विवेलेंटिक रेजोनेंस होने वाला है। एनी डाउट? चले आगे। मैं स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं, सभी बालक देखते रहे। बेंजीन की डब्बी पे CH2 ये प्लस। देखो, मैं अब डेफिनेशंस या बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि सर ने ये करा दिया, क्यों करा दिया। मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बस जो मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। है तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताने लगूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, भग जाएंगे आप कि यार इतना कुछ कहाँ तक पढ़े, मर जाएंगे, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिन पे आपको फोकस करना है। फिर इसके ऊपर प्लस यहाँ लगा दिया मैंने CH3, यहाँ बेंजीन की रिंग पे CH2 प्लस और फिर मैंने नीचे लगा दिया CH3। देखें बेटा, इसका इफेक्ट I भी होगा, H भी होगा। मेटा पोजीशन पर जब आप रेजोनेंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि रेजोनेंस होने के टाइम ऊपर चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई प्लस M ग्रुप हो, चाहे निगेटिव M ग्रुप हो, यानी कोई भी किसी भी नेचर का ग्रुप क्यों ना लगा हो, मेटा पोजीशन पे उस ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा बच जाती है। या तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज बन जाते हैं, या ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। मेटा पोजीशन सेफ रह जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप लगा हो उसका किसी तरीके का कोई कॉन्जुगेशन इफेक्ट या नहीं देखना है, कोई तरीके का आपको रेजोनेंस इफेक्ट उसका नजर नहीं आएगा। सिर्फ मेटा पोजीशन पे एक ही इफेक्ट लगता है, वो होता है I। मेटा पे कभी भी H और M नहीं लगते। यहाँ I डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ लगेगा, यहाँ मीडियम I लगेगा और यहाँ मिनिमम I लगेगा। ध्यान रखें, I मिनिमम है बट H उतना ही है जितना यहाँ था, क्योंकि H इफेक्ट और M इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते।
देखो ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से जस्ट अगले कार्बन पर 3 अल्फा एच है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। मैंने बताया था sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा एच मिल जाएगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन गौर से देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ नजर आ रहा है आपको? मुझे तो यहाँ आ रहा है। H तो जितना है उतना ही है, लेकिन I मैक्सिमम है, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर सेकंड, उसके बाद आएगी फोर्थ, उसके बाद आएगी थर्ड और सबके पीछे चली जाएगी मेरा बच्चा फर्स्ट वाली। एक और डिजाइन देखें, यहां CH2, यहां CH2 प्लस, यहां फिर CH2 प्लस और यहां फिर CH2 प्लस। गौर से देखिए मेरे बाबू, यहां कुछ नहीं लगाया मैंने, H लगा देता हूं। यहां मैंने CH3 लगाया, यहां इथाइल, यहां आइसोप्रोपाइल। चेक कीजिए कैसे आप इसका आंसर देंगे। मैंने कहा I तो सब जगह लगता है, लगा दो वो तो बिना सोचे समझे। सर H का कोई I इफेक्ट होता नहीं है, तो जीरो इफेक्ट दिखाता है। मिथाइल में 3 अल्फा H हैं, इसमें 2 अल्फा H हैं, इसमें सर एक ही अल्फा एच समझ गए ना? ये वाली एच जो इस कार्बन पे है वो एच अल्फा एच मानी जाएगी, इसमें एक ही बचेगी। आई के हिसाब से देखें तो आई के हिसाब से तो सर मिथाइल से ज्यादा आई इफेक्ट इथाइल का होता है, इथाइल से ज्यादा आई इफेक्ट आइसोप्रोपाइल का होता है। ये आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो दो बेटा, दोनों से ऑर्डर दो, दोनों से निकालो आंसर। आई इफेक्ट के हिसाब से तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां चौथा होना चाहिए आई के हिसाब से, और एच के हिसाब से देखें तो एच के हिसाब से ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू आई, अकॉर्डिंग टू एच पहला, सॉरी दूसरा सबसे ज्यादा, उससे कम दूसरे में 3 अल्फा एच, उससे कम तीसरा, उससे कम चौथा और सबसे कम पहला। अरे ये तो भैया सब कुछ बदल दिए हो। आई इफेक्ट में तो यहां आई है नहीं, यहां मिथाइल, यहां इथाइल, यहां आइसोप्रोपाइल, सीधा सीधा ऑर्डर बना दिए। और जब एच की बात आई तो सब कुछ बदल दिए भैया। इसका सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम कर दिए। किसकी माने? बताया था ना किसकी माननी है। इसकी माननी है, इसकी नहीं माननी। दोनों लग रहे हैं तो एच की मानूंगा, बताया था मैंने। चले बच्चों, ओ बच्चों इधर आ जाओ। ये सब बार बार आप कैटायन ही कैटायन ले रहे हो। चलो तो अब की बार एनायन ले लेते हैं, अब की बार एनायन ले लेते हैं। कौन सी दिक्कत आ रही है भाई? आओ बेटा, देखो बेटा, इधर लगाया मैंने F और इधर लगा दिए Cl, इधर लगाया Cl मैंने। एक और लगाई, कम पड़ी स्ट्रक्चर। इधर लगाया माइनस और इधर लगाया बेटा मैंने क्या? CH3। ध्यान रखें आई इफेक्ट के ऑर्डर आपको पता होगा, सबके पास आई ग्रुप्स के ऑर्डर होंगे, आप उन्हीं को यूज करें, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, सबके पास होते हैं वो। सबको अपनी अपनी स्कूल कॉलेज कक्षाओं में क्लासेज में लिखाया जाता है, तो उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर भी आप कहोगे तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, आप मुझे बता देना। स्ट्रेंथ और डिस्टेंस में लड़ाई हो जाए तो डिस्टेंस जीतती है। समझे नहीं साहेबा? मैंने कहा कि यहां मैंने F लगाया और
यहां मैंने Cl लगाया, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, दोनों ही स्टेबिलिटी बढ़ाती है। दोनों का अगर ऑर्डर देखें तो F का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये जीतेगा क्योंकि ये बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे लगा है। डिस्टेंस इज मोर इफेक्टिव देन स्ट्रेंथ। ये F और ये Cl की डिस्टेंस कम है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये माइनस आई। दूसरा सवाल, नंबर्स इज मोर इफेक्टिव देन स्ट्रेंथ है। हाँ देखो, F और Cl में ज्यादा स्ट्रेंथ तो F की होती है माइनस आई में, लेकिन ये दो हैं, नंबर जीत गए। दो लोग हैं, दोनों जीतेंगे इससे अकेले से। अब ये ज्यादा स्टेबल होगा, दो Cl होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई होगी आपकी? आ जाओ, अब बताओ, इनमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलो 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 बेटा, बोलो बेटा, बोलो। लो जी लो, थर्ड। उससे कम कौन होगा? कौन 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 कौन? लो भैया लो, सेकंड। उससे कम कौन होगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा। लो जी भैया लो, फोर्थ। उससे कम कौन होगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा। सबसे ज्यादा बर्बाद तो ये पड़ा है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप लगा दिया। प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी एनायन की कम होती है, ज्यादा नहीं होती। आगे चले, देखो बेटा, स्टेबिलिटी के ऑर्डर आपके सामने आ गए हैं। एक और बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, बेंजीन की डब्बी पे प्लस, CH3CH2 माइनस। प्लस की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वही आंसर आएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हो, प्लस भी मान सकते हो। आप चाहो तो इसको फ्री रेडिकल भी बना सकते थे। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, और बेंजीन की रिंग के ऊपर फिर से माइनस। यहां तक कोई दिक्कत है? बाबू आपको शायद पता नहीं है कि sp3 कार्बन प्लस आई की तरह काम करता है, और sp2 कार्बन माइनस आई की तरह काम करता है, और sp कार्बन भी माइनस आई की तरह काम करता है, और जिसमें sp कार्बन का माइनस आई तो और भी ज्यादा होता है। समझ में आ रही? ध्यान रखना, ये प्लस आई है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये माइनस आई है, स्टेबिलिटी घटाएगा। ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये sp2 कार्बन है। ओफो, ये तो बर्बाद ही कर देगा बाय गॉड, क्योंकि ये तो sp कार्बन है। और ये इसमें दोनों तरफ एक एक sp2 है। यस, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पहला स्ट्रक्चर होगा, उससे कम यहां सेकंड वाला होगा, उससे कम यहां फोर्थ वाला होगा, और सबसे कम यहां थर्ड वाला होगा, क्योंकि sp कार्बन की वजह से स्टेबिलिटी और भी डाउन हो जाती है। वो दो है, फिर भी इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है वो खुद भी तो ट्रिपल बॉन्डेड है भैया। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस लगाओगे उतना ही बर्बाद हो जाएगा। आप खुद से सोचो, C पे प्लस हो, N पे प्लस हो, और O पे प्लस हो, बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? C की ज्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस लगाना टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस पे इससे बढ़िया है, इस पे और भी बढ़िया है। वैसे तो तीनों अनस्टेबल है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल रहेगा इन तीनों। अब इधर आइए,
अब माइनस है भाई, ध्यान से देखना, प्लस आई लगा दिया तो माइनस अनस्टेबल हो गया। अब सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ तीसरा रहेगा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वही लॉजिक जो आपने ऊपर लगाया यहाँ लगाएंगे, इसमें क्या दिक्कत आ रही। उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, और सबसे कम पहला स्ट्रक्चर होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एनी डाउट? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी के सवाल भी आते हैं कभी कभी। मैं एक सवाल वो भी आपको बता रहा हूं। ये मैंने ग्रुप्स लिख दिए हैं सारे। ये प्लस आई ग्रुप्स के ऑर्डर हैं, ये माइनस आई ग्रुप्स हैं, ये प्लस एम ग्रुप्स हैं जिसमें हेलोजन एक्सेप्शनली अलग इफेक्ट दिखाती है, इनका नेगेटिव आई थोड़ा ज़्यादा रहता है एम से ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये माइनस एम इफेक्ट है। आप इन सबको चाहो तो आपके पास लिख रखे होंगे, फिर भी आप चाहो तो इन्हें देख लेना, लिख लेना, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि ऑर्डर पूछा गया है, आई इफेक्ट के ऑर्डर को पूछा गया है। आप देखो प्रीवियस एग्जाम नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया है जिसमें OHNH2OR का ऑर्डर पूछा गया है आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई और एम इफेक्ट के ऑर्डर भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ग्रुप्स के, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई कभी आ जाए तो ये ऑर्डर अपने को दिमाग में रखना है। दिस इज द वैलिड ऑर्डर, आपको इसे याद करना है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे मैंने कहा था कि अल्फा एच होना जरूरी है। मान लो एक एल्कीन है, ये है मेरे पास एक एल्कीन, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या फायदा होता है? जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कब होगा? जब अल्फा एच ज्यादा होगी। तो अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच या हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि जितनी ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। कुल मिला के बात ये। दूसरी बात, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की अगर कुल नंबर आपको पूछी जाए तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होती है वो नंबर ऑफ अल्फा एच में एक जोड़ने पर आती है, +1 करने पर आती है। एक और ऐड करो, क्योंकि जो इनिशियल स्ट्रक्चर है उसको ऐड करो, फिर कितनी अल्फा एच है वो देखो। अब देखो इसमें 3 अल्फा एच है, तो इसमें टोटल 4 बनेगी। 3 + 1 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का लॉस होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है। अब क्या होता है, इस डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ये जो एच है वो रिएक्टिव रहती है अल्फा पोजीशन की, और अल्फा पोजीशन की एच रिएक्टिव होती है। तो क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ये किस तरह से अपने आप को आयनाइज करेगा? ये पाई बॉन्ड अपने आप को ऐसे आयनाइज करेगा, ऐसे ये आयनाइज कर लिया, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये इधर जाएगा तो इस पे माइनस बनेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आते ही पड़ोसी कहेगा तू भी दे दे मुझको, तू दे दे मुझको, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दे? एच बोली, अरे भैया मैं कैसे दे दूं? मैं एच मैं अगर तुझे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी? घबराए मत, तुझे दूर नहीं जाने दूंगा, तू यहीं रहना, तू दे दे बस एच। इसने भी दे दिया बेचारी ने विश्वास करके, और विश्वास करके जैसे एच दिया, ये बॉन्ड दिया, वैसे एच तो हो गई प्लस हो गई, और इस कार्बन पे बन गया माइनस। ये माइनस इस पे जो प्लस आया था उसके साथ मिलके बना देगा डबल बॉन्ड। भाई इसने इधर खींचे थे तो इस पे प्लस बना था ना, वो डेफिशिएंसी और ये एक्सेस दोनों मिलके ये हो गया डबल। ये रह गया CH, इधर ये बॉन्ड डबल जो था वो हो गया सिंगल, और CH2 के ऊपर आ गया माइनस। कुल मिला के H अभी भी इसी के चिपकी रहेगी, क्योंकि माइनस का चार्ज इसे दूर नहीं जाने देगा, एक अट्रैक्शन की वजह से यहीं बनी रहेगी। हाँ, ये बॉन्ड, अब ये जो बीच का जो अट्रैक्शन पहले जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ी डिस्टेंस यहां बढ़ जाएगी, लेकिन H रहेगी यहीं, जाएगी नहीं छोड़ के। अब ये काम बाकी की H भी करेगी, भैया मुझे भी दो, मैं भी प्लस लूंगी, वो प्लस निकल के अब इस पे आ जाएगा। ये तो गया H और इस पे आ गया प्लस, ये बॉन्ड यूं का यूं, बाकी चीजें कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज लगी रहेंगी।
बारी बारी से एक एक का नंबर आएगा। अब इसका नंबर आएगा इससे निकल के इस पे। ऐसा क्यों चल रहा है कि जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्ज का, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ही एनर्जी लॉस होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये काम अब ये भी करेगी। ये तो बॉन्डेड हो गई, ये बॉन्डेड हो गई, अब ये बॉन्डलेस हो गई, और ये लग गया CH और ये हो गया CH2-। ऐसे बारी बारी से जितनी भी अल्फा है सबका एक एक करके नंबर आता है कुल मिला के। अब चेक करो 1 2 3 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन गई। इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर जितनी अल्फा एच होगी उससे एक ज्यादा आपको लेके चलनी है। अब इस कहानी से सीखना क्या है, गौर से देखना है। पहली चीज, जितनी ज्यादा अल्फा एच होंगी उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल हो जाएगी। एक सवाल तो ये हो गया। आपको कहा जाए बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी एक CH3 लगा लो, और कहा जाए कि बताओ तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज्यादा किसका है। ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये सबसे कम स्टेबल। एक सवाल ये बना। एक सवाल ये बनता है कि यहां डबल बॉन्ड को गौर से देखो, जो बॉन्ड यहां डबल था वो सब जगह अब सिंगल हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, एक ही बार डबल रहा, और जो सिंगल था वो 3 बार डबल हो गया। देखो डबल बन गया, वो सिंगल बॉन्ड तो डबल बन गया और डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। यानी कि C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ तो यहां इंक्रीज होती है क्योंकि डबल बॉन्ड तो सिंगल हो जाता है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। और जो सिंगल बॉन्ड था मेरे बच्चों ये वाला, वो डबल हो जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और जो C और H के बीच का बॉन्ड है उसकी लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आयोनाइज हो जाती है वो H। तो इस पे भी पूछा जा सकता है कि भाई किसका डबल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। यानी आपसे कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल CH सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ किसमें C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा एच होगी, उतना ही बार उसको सिंगल रहने का मौका मिलेगा। डबल बॉन्ड जितना सिंगल रहेगा उतना ही बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया क्या है? ये इफेक्ट मैंने नहीं खोजा भाई, ये इफेक्ट बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको गौर से देखो, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, ये सिग्मा और ये पाई, इसलिए इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें गौर से देखो, यहाँ जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें से एक स्ट्रक्चर तो बॉन्डेड है, सारे के सारे बॉन्ड होते हैं, बाकी सारी स्ट्रक्चर बॉन्डलेस होती हैं। देखो यहाँ ये बॉन्ड गया, यहाँ ये बॉन्ड गायब हो गया, यहाँ ये बॉन्ड गायब हो गया, इसलिए इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। एनी डाउट? ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, और ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया वो आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से जुड़े क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ।